इलॉन मस्क ने फाइनली इंडिया में एंट्री ले चुकी है। स्टारलिंक इंडिया में अब आ चुका है और अब कुछ ही दिनों में जियो और एयरटेल का काम खत्म होने वाला है। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो तुमसे गलत और कोई नहीं हो सकता है। तुम लोग शायद इतने टाइम से सुन रहे हो कि अगर स्टारलिंक इंडिया में आ गया तो जियो और एयरटेल का काम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसका रीजन ये है कि स्टारलिंक का जो यूज केस है वो जियो और एयरटेल से बिल्कुल अलग है। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो एयरटेल, जियो और स्टारलिंक ने ऑलरेडी हाथ भी मिला चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों जियो और एयरटेल जैसे मैसिव जायंट्स स्टारलिंक से डर रहे थे। पहले जब स्टारलिंक आया तो उस पर केस कर दिया गया, लेकिन अब खुद ने उनके साथ हाथ मिला लिया। इसका असली रीजन क्या है? तो दिस इज अर्पित शर्मा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Elon Musk, Starlink. Elon Musk Starlink will offer satellite internet services in India. So, पूरा बिजनेस मॉडल और केस स्टडी समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज समझना है कि यार स्टारलिंक एग्जैक्टली करती क्या है, स्टारलिंक एयरटेल और जियो में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले ये बात समझो, जो स्टारलिंक यूज करती है वो एक सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क है, whereas जो एयरटेल और जियो यूज करते हैं वो एक फाइबर बेस्ड नेटवर्क है। अब तुम पूछोगे यार अर्पित दोनों में डिफरेंस क्या होता है अगर दोनों बेसिकली नेटवर्क ही प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे अराउंड जितना भी फाइबर बेस्ड नेटवर्क है, बेसिकली वो नेटवर्क जो एयरटेल और जियो जैसी बड़ी कंपनीज यूज करती है, ये सब कुछ फाइबर बेस्ड है। और ये नेटवर्क लाने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछानी पड़ती है थ्रू आउट द एरिया। 95% ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेट आज भी ऐसी फाइबर केबल्स के थ्रू ही आता है। ये जो केबल्स होती हैं ये लैंड के नीचे, समुद्र के नीचे हर जगह बिछानी पड़ती है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल और पैसा खर्च होता है। दूसरी टाइप का जो सैटेलाइट नेटवर्क होता है, जो बेसिकली स्टारलिंक यूज कर रही है, इसमें जो सिग्नल्स होते हैं कि डायरेक्टली आसमान से यानी कि सैटेलाइट से आते हैं। इसमें कोई भी फाइबर या कोई भी केबल अंडरग्राउंड बिछाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तुम बेसिकली अपने घर के छत पे या कोई अगर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है तो उसके टॉप पे एक एंटीना लगा सकते हो, जो कि सारे सिग्नल्स कैच करेगा सैटेलाइट से डायरेक्टली, और ये इंटरनेट फिर तुम्हारे पास आ जाएगा। और आज के टाइम पे अगर मैं तुम्हें नंबर बताऊं तो स्टारलिंक के पास लगभग 9000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं जो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्टिव है और ओवर 100 कंट्रीज को नेटवर्क प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि इंडिया में एक्जैक्टली स्टारलिंक कब आया। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो स्टारलिंक है वो अभी एक आध महीने पहले या एक आध साल के अंदर ही आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टारलिंक ऑलरेडी इंडिया में पिछले 3 सालों से है। 2021 में ही स्टारलिंक ने अपने प्री ऑर्डर्स खोल दिए थे और लोग भी इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको रोक दिया। गवर्नमेंट सीधा बोलती है कि यार इतना जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हो, पहले लाइसेंस तो ले लो, ये हमारी कंट्री और यहाँ पे हमारे रूल्स ही चलेंगे। इसी के चलते 2022 और 2023 में जियो ने और एयरटेल ने भी अपने ऑब्जेक्शंस रेज करे। लेकिन अब तुम मेरे से पूछोगे कि यार एग्जैक्टली इशू था क्या, गवर्नमेंट स्टारलिंक को आने से रोक क्यों रही थी? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में बैटल चल रही थी। स्पेक्ट्रम का सवाल था, सिक्योरिटी का सवाल था और डेटा का सवाल था। ये चीज सुन के तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि गवर्नमेंट को एक्जैक्टली दिक्कत क्या है। अगर जियो और एयरटेल के अलावा एक नया कंपटीशन आ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि मार्केट में अब ड्यूओपोली नहीं रहेगी। मार्केट में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 2 बड़े प्लेयर्स रूल कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ना लोगों के लिए और गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। तब भी गवर्नमेंट इसको एक्जैक्टली रोक क्यों रही थी? अब इसका सिंपल से 3 रीजन बताता हूँ। सबसे पहला सिक्योरिटी का सवाल। जो जियो और एयरटेल है दोनों आज इंडिया में ऑपरेट करते हैं और कल को कुछ भी ऐसा इशू आता है जहां पे गवर्नमेंट को डेटा काटना होता है या डेटा का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करना होता है, ये सारा काम आज भी गवर्नमेंट के हाथ में है, क्योंकि वो डायरेक्टली जियो और एयरटेल को कंट्रोल कर सकती है। उनके पास इतनी पावर है। लेकिन फिर गवर्नमेंट को अगर कोई भी पर्टिकुलर एरिया का नेटवर्क रिस्ट्रिक्ट करना होगा या फिर व्हाटएवर रीजन कुछ भी करना पड़ेगा, गवर्नमेंट डायरेक्टली स्टारलिंक को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से काफी सारे सिक्योरिटी इश्यूज रेज हो सकते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग वॉर्स या क्राइसिस के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ्टन जो भी नेटवर्क होता है, डेटा होता है, उधर बंद कर देती है, क्योंकि फॉल्स मिस इन्फॉर्मेशन नहीं भेजे एनिमीज को या दूसरी कंट्रीज को हमारी कंट्री की इन्फॉर्मेशन, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है ये सब नहीं पता चले। अगर जियो और एयरटेल है तो ये सब सिक्योर्ड है, लेकिन अगर स्टारलिंक घुस जाएगा तो काफी बड़ा इशू हो सकता है। सेकंड था डेटा का सवाल। इंडिया के कौन से स्टेट में कितना नेटवर्क यूज हो रहा है, लोग किस चीज को ज्यादा देख रहे हैं, कैसी टाइप की चीजें पढ़ रहे हैं, हर एक चीज का डेटा दूसरी कंट्री इंडिया के बाहर जाता, विच अगेन रेजेस क्वेश्चंस ऑन बोथ सिक्योरिटी एंड द कंज्यूमर्स ऑफ इंडिया। और थर्ड इशू था स्पेक्ट्रम का। आज इंडिया में किसी को भी कोई भी सर्विस, टेलीकॉम सर्विसेज एक दूसरे को पास करनी होती है तो उनको बेसिकली स्पेक्ट्रम के राइट्स लेने पड़ते हैं, उनको एक फ्रीक्वेंसी के राइट्स खरीदने पड़ते हैं, जो जियो ने और एयरटेल ने करोड़ों रुपए देके लिए थे। दूसरी तरफ स्टारलिंक बोलती है कि हमें तो ये राइट्स चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, हमारा सिग्नल तो डायरेक्टली सैटेलाइट से आ रहा है। एज अ रिजल्ट ये बहुत बड़ी इशू बन गया। जियो और एयरटेल ने जो चीज करोड़ों रुपए देके खरीदी थी स्टारलिंक को, वो फाइनली फ्री में मिल रही थी। और कहीं ना कहीं यही 3 रीजन थे जिसकी वजह से स्टारलिंक की जो ग्रोथ थी इंडिया में वो काफी स्लो थी। लेकिन 2-3 साल बाद मई 2025 ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया और जुलाई
जुलाई 8 2025 को आईएन स्पेस ने लाइसेंस अप्रूव कर दिया, वो भी 5 साल के लिए। सारे लाइसेंसेस गैदर करने के लिए स्टारलिंक को 3 साल लगे और उसका मेन रीजन ये था कि इंडिया ने एग्री किया, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। इंडिया ने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से स्टारलिंक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। अब हम बात करते हैं क्यों जियो और एयरटेल अगेंस्ट थे स्टारलिंक के, और ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से वो लीगली फाइट भी कर पा रहे थे। तुम लोगों को अगर जानकारी ना हो तो जियो ने 88,000 करोड़ और एयरटेल ने 43,000 करोड़ गवर्नमेंट की जेब में डाले थे सिर्फ स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है समझने में, तो एक बार ये चीज इमेजिन करके देखो, एक बार मान के देखो कि हवा में हाईवे बना हुआ है जिसके अंदर डेटा ट्रैवल होता है। जियो और एयरटेल इस एयर हाईवे को यूज करके टावर से आपके फोन तक इंटरनेट भेजते हैं, और ये चीज बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए गवर्नमेंट इसको ऑक्शन करती है, मतलब जो सबसे ज्यादा प्राइस देता है उसी को सबसे ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसीज दी जाती है। तो अब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि स्पेक्ट्रम का क्या इंपॉर्टेंस है, फाइबर्स का क्या इंपॉर्टेंट है, तो अब पूरा केस समझने में तुम्हें काफी आसानी होगी। तो बेसिकली स्टारलिंक का पॉइंट ये था, यार हम लोग तो ये टावर्स यूज ही नहीं कर रहे हैं, हमें तो ये फ्रीक्वेंसी चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारा सिग्नल तो डायरेक्टली सैटेलाइट से आ रहा है, आसमान से आ रहा है, तो हम लोग इस चीज के पैसे क्यों दें, हम ऑक्शन में पार्टिसिपेट भी क्यों करें। वेयरएज़ ऑन दी अदर हैंड एयरटेल और जियो का ये कहना था कि यार हमने इतने करोड़ों रुपए देके ये राइट्स लिए हैं मीडिया और डेटा ट्रांसफर करने के लिए, और सैटेलाइट्स के लिए भी ऐसे ही कुछ रूल्स इंप्लीमेंट होने चाहिए। तो ये दोनों डिफरेंस था, तुम्हारे हिसाब से क्या चीज सही है क्या नहीं है, मेरे को तुम कमेंट्स में बता सकते हो। लेकिन अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली आगे हुआ क्या। अब ये जो ऑब्जेक्शंस रेज हुए थे कि काफी टाइम तक कोर्ट में केसेस चले, लेकिन ये सारा जो होता है मैटर, इसके अंदर कोई पर्टिकुलर कंपनी डिसाइड नहीं करती है कि क्या होना चाहिए, हमेशा गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आगे क्या होगा। और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ऑक्शन तो नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी स्टारलिंक को अपने टोटल रेवेन्यू का लगभग 12% देना होगा, जिसके वजह से 4% होगा उनका स्पेक्ट्रम चार्जेस और 8% होगा एक लाइसेंस फी, और इसके अलावा हर एक अर्बन यूजर्स के लिए उनको एक एनुअल फीस भी देनी पड़ेगी। अब ये सब सुनकर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अगर स्टारलिंक को लाइसेंस मिल ही गया तो अब तो हर कोई स्टारलिंक यूज करेगा, सैटेलाइट से सीधा डेटा लेगा, ये टावर रेंज वगैरह की जनरेट में कोई फंसेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, और ये चीज समझने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि इसका एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट क्या है। सो जब स्टारलिंक की वेबसाइट लाइव हुई थी, उसमें एक मंथ का प्राइस आया था 8,600 रुपए। लोगों ने जब इसको देखा तो वो हैरान हो गए, तो ये 8,600 रुपए में तो तुम्हें 3-4 साल का डेटा फ्री में मिल जाएगा इंडिया में। जब लोग इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने लग गए तो उन्होंने बोला कि ये एक टेक्निकल ग्लिच था, लेकिन एक बार खुद सोच के देखो यार, कोई टेक्निकल ग्लिच में 8,600 जैसी स्पेसिफिक प्राइस नहीं आती है, ये एक बहुत ही रियलिस्टिक नंबर था, बस इंडियन मार्केट इसके लिए रेडी नहीं था। और ये जो मैंने प्राइस बताई 8,600 रुपए की, तो मंथली रिकरिंग फीस थी। तुम्हें याद होगा स्टार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने बोला था तुम्हें एक एंटीना लगाना पड़ेगा, एक हार्डवेयर लगाना पड़ेगा। इस अगले हार्डवेयर, इस एंटीना की कॉस्ट भी लगभग 35,000 रुपीज के आसपास होगी। अब इसको कंपेयर करोगे तुम जियो और एयरटेल के नेटवर्क से, इनका तुम्हें मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाता है एट जस्ट 300 रुपीज, और इसके अंदर कोई हार्डवेयर कॉस्ट भी नहीं लगानी है। तो अब तुम एक बार खुद सोच के देखो, क्या स्टारलिंक और जियो और एयरटेल का सच में कुछ कंपटीशन है भी? क्या तुम्हें सच में लगता है जो पर्सन मंथ में 300 रुपए का रिचार्ज कराता है वो 8,600 का सब्सक्रिप्शन ले पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और ये चीज की बड़ी बड़ी कंपनीज को भी अच्छे से मालूम है, और इनका आइडियल कस्टमर वो पर्सन है ही नहीं जो 300 रुपए का रिचार्ज कराता है। और यहीं पे काफी सारे लोग गलत हो जाते हैं, लोगों को लगता है ये दोनों सेम मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी फाइबर बेस्ड नेटवर्क्स हैं, ये लोग हमेशा मास ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, जिनके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शंस है। दूसरी तरफ जो सैटेलाइट कनेक्शन है, ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया है जिनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, जहां पे फाइबर नेटवर्क आता ही नहीं है, वैसी जगहों पे सैटेलाइट नेटवर्क इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। इनफैक्ट अगर तुम इलॉन मस्क का पॉडकास्ट देखो तो वो खुद बोलता है कि हम ये 1 किलोमीटर में जो टावर्स लगे हुए हैं उनको कभी बीट ही नहीं कर सकते हैं, फिजिकली फिजिक्स के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। इसका रीजन ये है कि स्टारलिंक की जो सैटेलाइट्स है वो आसमान में है 550 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और दूसरी तरफ हमारे पास जियो और एयरटेल के टावर्स है जो हमारे घर से लिटरली 1 किलोमीटर दूर होता है, और डिस्टेंस जितना ज्यादा होता है नेटवर्क स्पीड उतनी ही ज्यादा स्लो हो जाती है। इसलिए इलॉन मस्क ने खुद कहा है कि यार हम लोग सिटीज में हार्डली 1-2% लोगों को ही केटर कर पाएंगे, क्योंकि जो बिल्डिंग्स की हाई टॉल बिल्डिंग्स होती है काफी बार सिग्नल्स को भी रोक देंगी। तो इसी की वजह से उनको बहुत अच्छे से पता है कि जो डेंस एरिया है वो उनका टारगेट मार्केट है ही नहीं। सो अब तुम्हारा ये कंफ्यूजन एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं जैसे बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे स्टारलिंक नियर फ्यूचर में तो कभी रिप्लेस नहीं होगा, और यहाँ पे अभी भी एयरटेल और जियो जैसी बड़ी कंपनीज ही चलेगी। दूसरी तरफ स्टारलिंक का असली यूज वहाँ आएगा जहाँ पे नेटवर्क आना बहुत मुश्किल है, जैसे डीप विलेजेस, फॉरेस्ट एरियाज, फाइटिंग एरियाज, माउंटेन टेरेन्स, बॉर्डर एरियाज, या कहीं पे जहाँ पे डिजास्टर आया और वहाँ पे पूरा फाइबर नेटवर्क उड़ गया, वहाँ पे स्टारलिंक विल कम एज अ गेम चेंजर एंड हेल्प रेस्क्यू अ लॉट ऑफ पीपल। तुम्हारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि तुम 4-5 दिन के लिए घूमने गए, लेकिन जहाँ पे तुम जाते हो कोई विलेज में, कोई माउंटेन पे, वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं आता है, तुम्हें अपने घर वालों से बात करनी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, लेकिन तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट ही नहीं है। ऐसे ही केसेस में स्टारलिंक काम आएगा और कहीं ना कहीं शाइन करेगा जहाँ पे जियो और एयरटेल रीच नहीं कर पा रहे हैं।
इसका एक और बहुत प्रैक्टिकल यूज केस है, एक बार ये सोच के देखो, जो बड़ी बड़ी फेमस जगह हैं जैसे केदारनाथ हो गया, शिमला हो गया, मनाली हो गया, ये सारी ऐसी जगह हैं जो टूरिस्ट से एकदम पैक्ड होती है। यहाँ पे आपको फैसिलिटीज एकदम टॉप क्लास मिल जाएगी, आपको रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाएंगी, घूमने की जगह मिल जाएंगी, अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन जब भी यहाँ पे टूरिज्म इतना ज्यादा होता है, ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है, ऑफ्टन हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो वाईफाई है, नेटवर्क है, वो क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से आजकल इतने सारे लोग यूपीआई पेमेंट्स करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, ये सारी फैसिलिटीज ऑप्ट ही नहीं हो पाती, लोगों को कैश यूज करना पड़ता है। और आज के टाइम पे तुम्हें भी पता है कि कितने लोग कैश एग्जैक्टली यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें सॉल्व करने के लिए स्टारलिंक काम पाएगा। तुम एक बार एक रिजॉर्ट ओनर के दिमाग से सोचने का कोशिश करो, तुम ये सोचो कि तुम्हारे रूम्स हैं, एक रूम अकेला 5,000 रुपए का बिकता है, और जो तुम्हारा कस्टमर है उसको अच्छी नेटवर्क चाहिए, अच्छी सर्विसेज चाहिए, तुम 8,600 रुपए में पूरी बिल्डिंग के लिए इंटरनेट ले सकते हो। क्या तुम वो सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे? उसके अंदर तुम्हारा खुद का काम आसान हो जाएगा, तुम अपने गेस्ट को बेटर फैसिलिटीज दे पाओगे, जिससे तुम्हारे गेस्ट खुश होकर जाएंगे और दूसरों को रेफरल देंगे। एक बिजनेस ओनर के लिए 8,600 रुपए खर्च करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए 8,600 रुपए खर्च करना सिर्फ डेटा के लिए बड़ी बात है। एक और एंगल से सोचने की कोशिश करो, जितने भी रूरल एरियाज होते हैं अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या जो भी एरियाज जो बॉर्डर के पास होते हैं, वहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर है, लेकिन वहाँ पे अच्छे से डेटा नहीं आता, प्राइम में भी दिक्कत आती है और डॉक्टर कंसल्टेशन में भी इशू आती है। लेकिन एक बार आप सोच के देखो, अगर हम वहाँ पे एक स्टारलिंक का 8,600 का सब्सक्रिप्शन लगा देते हैं, तो वहाँ के पूरे एरिया को गुड एक्सेस टू इंटरनेट मिलेगा, गुड एक्सेस टू ऑनलाइन हेल्थ केयर मिलेगा। इसी के साथ कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे नेटवर्क लगाना, फाइबर केबल लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे अगेन स्टारलाइट एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर बन के सामने आएगा। ये सारी चीजें इवेंचुअली जियो और एयरटेल को भी रियलाइज हो गई, इसलिए फिर उन्होंने स्टारलिंक के साथ हाथ मिला लिया। जो पहले स्टारलिंक पे केस कर रहे थे, अब वो साथ में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। चीज इतनी सरप्राइजिंग है कि जो एयरटेल पहले फाइट कर रहा था स्टारलिंक से, आज उस सेम स्टारलिंक के प्रोडक्ट्स आपको एयरटेल के स्टोर में मिल जाएंगे, और एयरटेल का सपोर्ट ही आपको हेल्प करेगा ये सारे स्टारलिंक के प्रोडक्ट्स अपलोड करवाने में, इंस्टॉल करवाने में। ये वो सिंपल बिजनेस रूल है, जब दुश्मन को रोक ना सको तो उसको दोस्त बना। और अगर तुम सोचो कि जियो और एयरटेल ने एग्जैक्टली ऐसा किया क्यों, तो मैं तुम्हें रीजन बता देता हूँ। जियो और एयरटेल को मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू बिना खुद की सैटेलाइट लगाए, स्टारलिंक को मिलता है इन ग्राउंड सपोर्ट और जियो और एयरटेल का मैसिव नेटवर्क। क्योंकि ये चीज तो बड़ी बड़ी कंपनीज को भी पता है कि इंडिया में अकेला एंटर करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत पैसे खर्च होते हैं और बहुत लेंदी प्रोसेस है। लेकिन एयरटेल और जियो के साथ पार्टनर करने की वजह से स्टारलिंक ने ये पूरा प्रोसेस काफी फास्ट कर दिया है। तो बेसिकली अब जियो, एयरटेल और स्टारलिंक ने हाथ जोड़ लिया। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाती है, जिसके बारे में काफी सारे लोग बात भी नहीं करते हैं। वो बेसिकली यही है कि इंडिया लैंड पे जो होता है उसको तो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जो चीज आसमान में है, सैटेलाइट पे है, उसको कैसे कंट्रोल करेगी। इसलिए स्टारलिंक के सामने इंडिया ने कुछ कंडीशंस रखी थी। सबसे पहला ये था कि यूजर डेटा इंडिया के बाहर नहीं जाएगा। सेकंड, गवर्नमेंट एजेंसीज को लीगल एक्सेस मिलेगा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, भले ही वो सर्वर्स हो, गेटवेज हो, या सब कुछ इंडिया के अंदर ही लगेंगे और इंडिया में ही डेवलप होंगे। ये सारी जो कंडीशंस है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि ये जब बात आती है तो ये बात है नेशनल सिक्योरिटी की, जिसको इंडिया कभी भी लाइटली नहीं लेता है। तो अगली बार तुम्हें कोई बोलता है कि एयरटेल और जियो जैसी कंपनीज को इवेंचुअली स्टारलिंक जैसी कंपनी खा जाएगी या खत्म कर देगी, तो उनको ये वीडियो भेज देना, उनको भी समझ में आ जाए कि दोनों का जो कस्टमर है वो एक्जैक्टली डिफरेंट है, और दोनों ने इनफैक्ट हाथ मिला लिए हैं और मिलकर साथ में बिजनेस कर रहे हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। दिस वॉज योर होस्ट अर्पित शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।